नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खिलाफ कहर की और उसके खिलाफ लड़ाई की। जी हां, लगातार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स का आज दुनिया सम्मान कर रही है और इसी के तहत आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पीएम समेत दुनिया के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में संकट की इस घड़ी में पूरी दुनिया को साथ आने की अपील की। वहीं पीएम ने कहा कि इस संकट काल में भारत हर संभव जरूरतमंदों की मदद करेगा। अपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कहा क्या। इन सब के बीच अगर कोरोना के वायरस के मामलों की बात करें तो देश में ये वायरस बहुत तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या अब 52,952 हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 53,000 मरीज इस वक्त भारत में हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,388 नए केस सामने आए हैं, जबकि 89 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई है। हालांकि इन सब के बीच अब तक 15,266 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 35,000 से ज्यादा है। लगातार जो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्थिति को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि कुल मामले जो है 52,952, तकरीबन 53,000 मामले, लेकिन 35,900 एक्टिव केस हैं, क्योंकि कई लोगों की मौत हुई है तो कई लोग ठीक हुए हैं। अब तक 1,783 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 15,266 लोग ऐसे जो इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। दरअसल शराब विक्रेताओं ने सरकार के सामने प्रपोजल रखा है कि उन्हें भी ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि शराब विक्रेताओं के मुताबिक जब से शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ हो रही है, जब से खुली है ये दुकानें, और इसकी वजह से दुकानों पर स्टाफ की भी कमी है, अब दिल्ली सरकार शराब की होम डिलीवरी को लेकर आज कोई आदेश जारी कर सकती है।
हालांकि अगर ऐसा होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से भी ये कम से कम बेहतर होगा, जिस तरह की स्थिति अब तक सामने दिखाई दे रही है। विमल कौशिक मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, इस बारे में क्या जानकारी, क्योंकि पंजाब और छत्तीसगढ़ ने तो देखिए होम डिलीवरी शुरू की है, क्या दिल्ली में इस पर आज फैसला हो सकता है? कितनी कंफर्म जानकारी अब तक मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार भी इस पर विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब लॉकडाउन 3 में पहले दिन ये शराब की दुकानें खुली थी, उसके बाद से ही लगातार ये दिख रहा है कि किस तरीके से पूरे लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। लंबी लंबी कतारें हैं जिन्हें संभालना पुलिस के लिए भी खासी दिक्कत हो रही है, और पुलिस ने कई बार हाथ भी खड़े किए हैं, जिसके चलते बीच में आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही दुकानें बंद करा दी गई। पूरी दिल्ली में पिछले 3 दिनों से यही हो रहा है, और इसको लेकर लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में इसका सोल्यूशन ढूंढा गया है कि होम डिलीवरी की जाए, पहले सुबह से लेकर 3 बजे तक खोला जाए शराब की दुकानों को, उसके बाद होम डिलीवरी की जाए, तो शायद उससे लोग कम बाहर निकले। तो शायद दिल्ली सरकार पहले एक बार पंजाब की तस्वीर भी देख लेना चाहती है कि इसका क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि पहले ही शराब की दुकान खोलने का फैसला कई जगह गलत साबित होता नजर आया। जिस तरीके से लोगों से लगातार अपील की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में ना निकले, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर पूरी इससे उलट थी। तो इस चीज को देखते हुए हालांकि दिल्ली सरकार में भी इस बात की काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि ये भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ये कदम उठा सकती है। लेकिन पहले मुझे लगता है कि शायद दिल्ली सरकार को पहले पंजाब का रिजल्ट देखना चाहिए कि इसका किस तरह से लोग इस पर रिएक्शन करते हैं। जी चलिए, देखना होगा कि क्या फैसला होता है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच पंजाब में आज शराब की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी, और पंजाब में शराब की होम डिलीवरी दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके अलावा सूबे में जारी कर्फ्यू के बीच भी दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक आम दुकानें जो जरूरत की हैं वो खुल सकेंगी। हालांकि बैंकों के कामकाज का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही रहेगा। पहले शराब की दुकान सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलनी थी, लेकिन अब शराब की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 3 बजे तक खुलेंगी, तो वहीं 1 बजे से 6 बजे तक होम डिलीवरी होगी। लेकिन वहीं पंजाब के मुक्तसर में धार्मिक स्थल से शराब की होम डिलीवरी के अनाउंसमेंट के आदेश पर विवाद हो गया है। दरअसल हिंदू तख्त के संचालक और जूना अखाड़ा के जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने पंजाब सरकार के इस आदेश की कड़ी निंदा की है और कहा है कि पंजाब सरकार के इस आदेश से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। आदेश देने वाले डीसी को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद डीसी ने अपना फैसला वापस ले लिया। बता दें कि दरअसल आज से खुल रही शराब की दुकानों और शराब की होम डिलीवरी को लेकर स्थानीय डीसी ने यहां पर तमाम धार्मिक स्थलों को भी चिट्ठी लिखकर आदेश दिया था कि वो अपने गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करें कि शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं और इस दौरान शराब की डिलीवरी भी घर घर की जाएगी। मैं समझता हूं कि एक जहां कोरोना होम डिलीवर करने से शराब से जहां समाज का माहौल खराब होएगा, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और कर्फ्यू की धज्जियां उड़ेंगी, वहीं जो लोगों के इकोनॉमिक स्रोत हैं वो फिजल आउट होएंगे और जो घरों में घरेलू हिंसा है टुवर्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन वो बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी भी इससे डाउन होती है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को अपने इस फैसले को दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए। ये फैसला कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई को मध्यम करेगा। और विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी पंजाब से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, डीसी साहब का जो ये आदेश था, एक तरह से ये फैसला था, वो वाकई अपने आप में गले से उतरने वाला नहीं था कि धार्मिक स्थल अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर से शराब की डिलीवरी और इसके बारे में अनाउंसमेंट दे, जानकारी दे। अभी क्या स्थिति? देखिए, बेशक जो मुक्तसर के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने इसके लिए खेद भी प्रकट कर दिया है और इस लेटर को वापस भी ले लिया है। धार्मिक स्थलों को जो हटा दिया गया है उससे, और वहीं पर एक सेट प्रोसीजर, एक परफॉर्मा होता है और उसी के तहत जो लेटर वगैरह है, क्योंकि आजकल काम का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है और सेट प्रोसीजर का जो परफॉर्मे के अंतर्गत ही डिप्टी कमिश्नर ने साइन भी कर दिए थे और अब इसको वापस ले लिया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने एक अपोजिशन पार्टियों के पास एक बड़ा हथियार दे दिया है, क्योंकि
जो मुक्तसर साहब है वो 40 मुक्तों की धरती है और काफी पवित्र स्थान भी माना जाता है। सिख धर्म में इसकी आस्था भी बहुत है और वहां के डिप्टी कमिश्नर द्वारा आदेश देने के बाद पंजाब की जो सियासत थी एकदम ही गर्म हो गई है और उसी के चलते ही चाहे श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो हिंदू तख्त के धार्मिक गुरु हैं वो हो, हरेक कोई अब पंजाब सरकार के ऊपर हमला इस बार सीधे पंजाब सरकार घिरती नजर आ रही है। हालांकि डीसी साहब ने तो अपना फैसला वापस ले लिया है। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच, कोरोना संकट के बीच अहमदाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अहमदाबाद में सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को और सख्ती से पालन करवाने की बात कही है। इसके लिए नियम सख्ती से पालन हो, इसके लिए बाकायदा बीएसएफ की 6 और सीआईएसएफ की एक कंपनी भी लगाई है। इसके अलावा अहमदाबाद में गैर जरूरी दुकानों को भी बंद करने के अब आदेश दे दिए गए हैं। अहमदाबाद में से सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही अब खुलेंगी। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 6,625 हो चुकी है। यानी कि अगर आप तकरीबन महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो 16,000 मामले, तो वहीं उसके बाद गुजरात में 6,625 मामले अब तक कोरोना के हैं। राज्यों में कोरोना से अब तक 396 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले अहमदाबाद में ही 4,735 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए यह कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और भूपेंद्र सिंह मेरे सहयोगी अहमदाबाद से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, आप अहमदाबाद में मौजूद हैं और ये अपने आप में सुपर हॉट स्पॉट है इस वक्त देश में से जो सुपर हॉट स्पॉट है उनमें से एक है। अब क्या लगता है कि ये जो सख्त कदम उठाने की बात की गई है, बीएसएफ या सीआईएसएफ की कंपनियां अगर लगाई जाएंगी तो हालात में कुछ क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है प्रशासन का, कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे केस के बावजूद भी इनकी लॉकडाउन में सख्ती जो है वो बिल्कुल नहीं थी। तमाम सुपर ट्रेडर्स जो थे उनको खुलेआम अलाउ किया गया था, वो लगातार बढ़ा रहे थे। अचानक जैसे नींद में से जागे हो, क्योंकि लगातार संख्या, और मैं बता दूं इससे महाराष्ट्र के बाद भले गुजरात हो, लेकिन अगर डेथ का रेशियो आप देखेंगे तो गुजरात तो, क्योंकि हालांकि इसको लेकर एक अलग mentioned by many of the teachers by who've been speaking earlier how much। चलिए भूपेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आपकी आवाज जो है कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से साफ नहीं आ पा रही है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है कि हाँ, स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पहले जो है सरकार ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, ये समझ नहीं पाई कि क्या स्थिति है दरअसल अहमदाबाद की। और गुजरात की जो राजधानी है इस वक्त देश के सुपर हॉट स्पॉट में से एक है। अब वहां पर बीएसएफ और सीआईएसएफ की कंपनियां भी तैनात करने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर होम क्वारंटीन से परेशान कुछ लोगों ने हंगामा किया है। और आपको बता दें कि इन लोगों ने पुलिस पर इसके बाद पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और आंसू गैस के भी गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। गुजरात में खासतौर पर सूरत से इस तरह से झड़प की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। दरअसल यहां पर कुछ लोगों को होम क्वारंटीन किया गया था और उन लोगों ने दरअसल वहां पर कुछ परेशानियां उन्हें आ रही थी, उसके बाद यह हंगामा किया। पुलिस पार्टी पर पथराव भी हुआ क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी और खाने पीने की और रहने की भी तमाम दिक्कतों की बात वो लोग कह रहे हैं। इधर मुंबई की अगर बात करें तो यहां पर धारावी भी लगातार कोरोना का संकट झेल रहा है। यहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है मामला। धारावी में बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 68 नए मामले सामने आए और एक की मौत हुई है। इसके बाद अगर धारावी में मरीजों की संख्या देखें तो ये 773 तक जा पहुंची है। अकेले इस झुग्गी बस्ती में ही 773 मरीज हैं और अब तक 21 लोगों की मौत धारावी में ही हो चुकी है। मुंबई में अब कुल मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 10,000 के पार जाते हुए 10,714 हो चुकी है और 412 की मौत अब तक अकेले मुंबई में हुई है। इसमें 25 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में ही मुंबई के अंदर हुई। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मुंबई से इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद,
मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई में भी चिंताजनक स्थिति, तकरीबन 11,000 मामले मुंबई में, लेकिन धारावी में क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि स्थिति कंट्रोल में हो पा रही है? क्या सिर्फ धारावी में जिस तरह की एक ज्योग्राफी नजर आती है, वहां पर इतनी झुग्गियां हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर दिक्कत ज्यादा आ रही है? देखिए, चिंता का विषय यह है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले करीब करीब अब 11,000 के नजदीक पहुंच चुका है मुंबई का आंकड़ा, और एक ही जगह है सबसे वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, सबसे अहम है वो है धारावी। देखिए, धारावी की ज्योग्राफिकल स्थिति के बारे में अगर बात करें तो काफी कम इलाके में बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि घनी आबादी वहां पर रहती है और घरों में ज्यादा दूरियां भी नहीं है, इसलिए संक्रमण ज्यादा फैलने के आसार वहां पर है। जिन जिन इलाकों में जो मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों को वहां पर सील किया गया है, वहां के लोगों को, उनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया गया है। धारावी में अब तक करीब 3 लाख 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की वहां पर टेस्ट भी की गई है। ये थर्मल टेस्ट है, वो टेस्ट भी की गई है, और करीब 60 से 65 हजार लोगों की कोरोना टेस्ट भी हो चुकी है। यह आंकड़ा उससे भी कई ज्यादा है जो कोरोना का टेस्ट का, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं है। स्पेशल अटेंशन कहता है कि खास तौर पर राज्य सरकार का ध्यान अब धारावी की तरफ है। पिछले कई दिनों से जो केंद्रीय कमेटी आई थी उसने भी धारावी का दौरा किया था, और जरूरी क्या कदम उठा सकते हैं इसके बारे में भी ये डिस्कस हुआ था। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने वाले हैं। मुंबई में लगातार कोरोना फैल रहा है, देश की आर्थिक राजधानी है, और ऐसे में यहाँ पर कोरोना का जो आंकड़ा है उसे कम लाने में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं,